हेलो गाइस। तो आज हम अपने एफएमटी के नेक्स्ट लेक्चर की बात करते हैं जिसका नाम है शार्प ट्रॉमा इंजरीज। ठीक है, इंजरीज ड्यू टू शार्प ऑब्जेक्ट्स। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इंसाइज्ड वाउंड्स की। इंसाइज्ड वाउंड्स को ऑल्सो नोन एज कट वाउंड, स्लैश इंजरी और स्लाइसिंग इंजरी। ठीक है, इंसाइज्ड वाउंड को कट वाउंड इंजरी बोलते हैं, स्लैश इंजरी बोलते हैं या फिर स्लाइसिंग इंजरी। अब यहाँ पर वेपन क्या क्या यूज़ होता है, जैसे लाइट कटिंग वेपन या जिस शार्प सरफेस जिसके हों, जैसे सर्जिकल ब्लेड। सर्जिकल ब्लेड क्या होता है, ये लाइट कटिंग होता है, लाइट वेट होता है और शार्प होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अपीयरेंस की अगर हम बात करें, जो इंजरी होती है उसका अपीयरेंस कैसा होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखो क्लीन कट रेगुलर मार्जिन्स होती है यहाँ पर, और एजेस पे यहाँ पर कोई भी ब्रूजिंग देखने को नहीं मिलती है। और जैसा कि हमने देखा था लैसरेशन में, वहाँ पर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू ब्रिज था, यहाँ पर कोई भी कनेक्टिव टिश्यू ब्रिज नहीं होता है। और लैसरेशन में हमने देखा था कि फ्लोर जो था वो क्रश्ड था, वहाँ पर ब्लड वेसल्स थे और भी कई सारे थे, मतलब जो कि क्रश्ड थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ब्लड वेसल्स, फ्लोर में क्या क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, हेयर बल्ब्स हैं, ये कट हो जाते हैं, मतलब कट जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जो ब्लड वेसल्स और हेयर बल्ब्स हैं फ्लोर में, वो कट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब आगे बात करते हैं ऑब्लिक इंसिजन्स की। ऑब्लिक इंसिजन क्या होता है कि जब ब्लेड जो है ऑब्लिकली स्किन में इंटर करता है, जैसे ये देखने को मिल रहा है, जब ब्लेड ऑब्लिकली स्किन में इंटर कर रहा है उसको बोलते हैं ऑब्लिक इंसिजन। यहाँ पर देखो ऑब्लिक इंसिजन बन रहा है, यहाँ पर बेवल्ड कट्स देखने को मिलते हैं जो कि अनडिटरमाइनिंग एजेस के होते हैं, और ये फीचर होता है होमिसाइडल वाउंड का। ठीक है, होमिसाइडल मतलब कोई जब छुरा भोंक देता है तो। अब फीचर्स की बात करें इंसाइज्ड वाउंड की, तो इसके डायमेंशंस होते हैं कुछ। इसमें इस स्पिंडल शेप का, जिसका शेप कैसा होता है, स्पिंडल शेप्ड, तो इसमें एक पॉइंटेड एंड होता है, एक ब्लंटेड एंड होता है। जो पॉइंटेड एंड होता है उसको बोलते हैं टेल एंड, और जो ब्लंट एंड होता है वो हेड एंड होता है। और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो किस तरफ से किस तरफ होता है, हेड से लेकर टेल तक। ठीक है, अब जैसे मान लिया मैंने यहाँ से चाकू लगाना स्टार्ट किया और हम चाकू को ऐसे ले गए इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। ठीक है, अब जहाँ पर हेड होता है वहाँ पर जो मतलब फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है और डीप फोर्स होता है, मतलब यहाँ पर डीप तक कट लगता है यहाँ पर। और जो टेल होता है वहाँ पर मतलब फोर्स कम लगता है और सुपरफिशियल लगता है। ठीक है, टेलिंग में। अब अगर थिकनेस की बात करें, मोर द थिकनेस ऑफ द कटिंग एज ड्यू टू गैपिंग। अगर गैपिंग ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से जो एज की कटिंग है वो ज़्यादा होगी। और ये है लेंथ इसका पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि सबसे मैक्सिमम डायमेंशन होता है। लेंथ जो होता है इसके मैक्सिमम डायमेंशन होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इसके डायमेंशंस, हेड, टेल, ब्रेथ और इसकी थिकनेस और लेंथ। हेड में क्या होता है, फोर्स ज़्यादा होता है और डीप तक कट लगता है, लेकिन जो टेल होता है वहाँ पे फोर्स कम रहता है और सुपरफिशियल कट लगता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स हेड से लेकर टेल तक होती है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं लैसरेटेड लुकिंग इंसाइज्ड वाउंड, मतलब जो दिखने में लैसरेशन है लेकिन है इंसाइज्ड वाउंड। ठीक है, एन इंसाइज्ड वाउंड डैट लुक्स लाइक द लैसरेशन। जैसे एग्जाम्पल क्या है, नाइफ विद द सेरेटेड एज, मतलब कोई नाइफ है उसका ऐसे सेरेटेड एज है। ठीक है, उसका सेरेटेड एज होगा तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है इरेगुलर मार्जिन्स देखने को मिल सकती है, लेकिन वो तो देखने में क्या लगता है कि वो लैसरेशन है, मगर वो होता क्या है, इंसाइज्ड वाउंड। और कॉमन साइट क्या होता है, एरिया विद द स्किन फोल्ड, जैसे कि एक्जिला, स्क्रॉटम, तो ऐसी जगह पर देखने को ज़्यादा मिलता है। अब आगे बात करते हैं मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होते हैं इंसाइज्ड वाउंड के। तो अगर हमें एजिंग को चेक करना है, एजिंग ऑफ द वाउंड बताता है टाइम सिंस इंजरी, या किस मैनर में हुआ है, कि या तो ये होमिसाइडल कट है या सुसाइडल कट है। होमिसाइडल में क्या होता है, कट्स ऑन द नोज, जेनेटेलिया, बेवल्ड कट्स। या सुसाइडल कट्स की बात करें तो इसको टेंटेटिव कट्स भी बोलते हैं, या इंटेंशनल कट्स मतलब जानबूझ के, या फीलर्स, स्ट्रोक, या ट्रायल कट्स। तो ये किस में आ गए, सुसाइडल कट्स में। मल्टीपल सुपरफिशियल लीनियर कट्स इज द इन द एक्सेसिबल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, कहाँ पर होती है, एक्सेसिबल पार्ट्स में होती है। तो ये हो गया इंसाइज्ड वाउंड। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं स्टैब इंजरी या पंक्चर वाउंड की। स्टैब मतलब छुरी भोंक देना। इंजरी ड्यू टू वेपन विद द पॉइंटेड एंड, किसी वेपन का अगर पॉइंटेड एंड है तो उसको उससे अगर भोंक रहे हैं तो उसको बोलते हैं क्या, स्टैब इंजरी।
और इसमें क्या होता है कि स्किन प्रोवाइड करता है मैक्सिमम रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द स्टैबिंग। जब भी हम चाकू भोंकते हैं तो हमारा जो स्किन होता है वो सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। पेनिट्रेटिंग एंड परफोरेटिंग वाउंड्स की अगर बात करें तो पेनिट्रेटिंग में क्या होता है, दो टाइप के वाउंड होते हैं, पेनिट्रेटिंग और परफोरेटिंग। पेनिट्रेटिंग में क्या होता है, ओनली एंट्री वाउंड सीन होता है, मतलब केवल चाकू केवल अंदर घुसा और पीछे से बाहर नहीं निकला, तो उसमें केवल एंट्री वाउंड सीन होगा, तो उसको बोलते हैं पेनिट्रेटिंग वाउंड्स। और परफोरेटिंग वाउंड में क्या होता है, एंट्री और एग्जिट दोनों वाउंड देखने को मिलते हैं यहाँ पर। मतलब अगर चाकू आगे से घुसा और पीछे से निकल गया तो उसमें एंट्री वाउंड और एग्जिट वाउंड दोनों देखने को मिलता है। जो एंट्री वाउंड है वो इन्वर्टेड होता है और जो एग्जिट वाउंड है वो ईवर्टेड। इन्वर्टेड मतलब अंदर की तरफ होता है और एग्जिट वाउंड बाहर की तरफ होता है। अब डायमेंशंस की अगर बात करें तो ये है वाउंड हमारा और ये है नाइफ। तो वाउंड की अगर बात करें तो ये हो गया इसकी लेंथ और ये हो गया ब्रेथ और ये हो गई, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ। और स्टैब की अगर बात करें, मतलब छुरी की बात करें, तो इसमें ये हो गई इसकी लेंथ और ये होगी ब्रेथ इसकी और ये होगी थिकनेस, कितनी इसकी मोटाई है। अब अगर बात करें कि जो लेंथ ऑफ द वाउंड है वो करस्पॉन्ड करती है ब्रेथ ऑफ द ब्लेड, मतलब जितनी लेंथ होगी वाउंड की वो डिटरमाइन करेगी क्या, ब्रेथ ऑफ द वाउंड, सॉरी ब्रेथ ऑफ द ब्लेड। जितनी ज़्यादा ब्रेथ होगी ब्लेड की उतनी ज़्यादा लेंथ होगी वाउंड की। मे बी लेसर ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द स्किन, अगर स्किन इलास्टिक है तो उसका जो मतलब लेंथ है वाउंड की वो लेसर हो सकती है। फिर दूसरी बात करते हैं ब्रेथ ऑफ द वाउंड, ये करस्पॉन्ड करती है थिकनेस ऑफ द ब्लेड, मतलब जितना ब्रेथ होगा वो डिपेंड करेगा कितनी थिकनेस है ब्लेड की, और ये अफेक्ट होता है बाय द गैपिंग। फिर तीसरा है डेप्थ ऑफ द वाउंड, तो डेप्थ ऑफ द वाउंड क्या होता है, ओनली एक्सेस्ड बाय द पेनिट्रेटिंग वाउंड्स करस्पॉन्डिंग टू द लेंथ ऑफ द ब्लेड। यानी देखो लेंथ ऑफ द वाउंड किसके मतलब करस्पॉन्ड होती है, ब्रेथ ऑफ द ब्लेड के, ठीक है। और जो ब्रेथ ऑफ द वाउंड है ये करस्पॉन्ड होती है थिकनेस ऑफ द ब्लेड के, और जो डेप्थ है वो करस्पॉन्ड होती है लेंथ ऑफ द ब्लेड की। अब लेंथ ऑफ द ब्लेड जो होती है वो कैन बी मोर देन इन टिश्यू यील्डिंग, जैसे थोरैक्स, एब्डोमेन, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं लाइंस ऑफ लैंगर या क्लीवेज लाइंस क्या होती है। इट करस्पॉन्ड्स टू द कोलेजन फाइबर अरेंजमेंट ऑफ द स्किन, मतलब जो कोलेजन फाइबर्स का जो अरेंजमेंट होता है स्किन पे ये उस पर डिपेंड करती है। अगर स्टैब वाउंड पैरेलल टू द लाइंस ऑफ लैंगर है, जैसे पैरेलल लाइन से, तो अगर स्टैब वाउंड भी इसी के पैरेलल हुआ ऐसे तो यहाँ पर लेस गैपिंग होती है। वहीं अगर स्टैब वाउंड परपेंडिकुलर हुआ इसके लाइन ऑफ लैंगर के तो मोर गैपिंग होगी। जैसे देखो ये लाइंस ऑफ लैंगर है, ठीक है, अगर जो स्टैब वाउंड है अगर लाइंस ऑफ लैंगर के पैरेलल ही हुआ इस तरह तो गैपिंग यहाँ पर कम होगी, और अगर लाइंस ऑफ लैंगर के परपेंडिकुलर हुआ इस तरह या इस तरह तो क्या होगा, यहाँ पर गैपिंग ज़्यादा होगी, ठीक है। ये लाइंस ऑफ लैंगर क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर्स अरेंजमेंट ऑफ द स्किन। अब आगे बात करते हैं असेसमेंट ऑफ द वाउंड परमिटेड ओनली ड्यूरिंग द सर्जरीज एटॉप्सी, मतलब हम वाउंड को कब एसेस कर पाते हैं, जब हम एटॉप्सी प्रोसीजर करते हैं, ठीक है, परमिटेड ड्यूरिंग द एटॉप्सी। प्रोबिंग इन एन लाइव पर्सन, क्लॉट डिसलॉजमेंट, फैटल ब्लड, अगर किसी जिंदा पर्सन को अगर हम चाकू भोंकते हैं तो उसमें जो ब्लड क्लॉट जो है डिसलॉज कर जाता है और ब्लड ब्लीडिंग होने लगती है, फेटल ब्लीड वो भी। अब बात करते हैं शेप ऑफ द स्टैब वाउंड की। तो अगर शेप की बात करें तो इसमें सिंगल एज नाइफ या डबल एज नाइफ, अगर एक तरफ धार है चाकू की तरफ तो वहाँ पर जो शेप होता है स्टैब वाउंड का वो कैसा होता है, टीयर ड्रॉप। अगर सिंगल एज नाइफ है तो उसमें जो शेप होता है वाउंड का कैसा होता है, टीयर ड्रॉप होता है, ट्रायंगुलर होता है या वेज शेप का होता है, ठीक है। टीयर ड्रॉप होता है, ट्रायंगुलर होता है या वेज शेप का होता है, और यहाँ पर फिश टेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है। टीयर ड्रॉप या फिर ट्रायंगुलर शेप का। अगर डबल एज नाइफ है तो यहाँ पर ओवल या स्पिंडल शेप का वाउंड होगा, ऐसा जैसा कि ऊपर देखा था हमने। और इसका मतलब डबल एज नाइफ जैसे स्टिलेट पार्ट ऑफ द स्क्रू ड्राइवर तो यहाँ पर स्टार शेप का देखने को मिलेगा। अगर डाइनिंग फोर्क है तो यहाँ पर ऐसे डॉट डॉट देखने को मिलेगा, ठीक है।
तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो इसे डायग्राम में दिया ब्लंट या डबल एज नाइफ। तो यहाँ पर ब्लीडिंग है, शार्प एज है, डबल एज है, तो इसलिए स्पिंडल शेप का देखने को मिल रहा है यहाँ पर इस तरह, ठीक है। और ये शार्प और डबल एज नाइफ यहाँ पर भी ऐसे देखने को मिल रहा है यहाँ पर ये। अब आगे देखते हैं कंप्लीट पेनिट्रेशन की बात करें तो कंप्लीट पेनिट्रेशन क्या होता है, जैसे ये हिल्ट गार्ड है, मतलब पूरा हिल्ट गार्ड तक जो है पूरा पेनिट्रेट कर देना। ये वाउंड है, हिल्ट मार्क पैटर्न देखने को मिलता है एब्रेशन ब्रूज में, मतलब चाकू के पीछे वाला पोर्शन जो कि हम पकड़ते हैं, अगर वहाँ तक पूरा अगर हम चाकू को भोग देते हैं तो उसका जो हिल्ट मार्क का पैटर्न जो है देखने को मिलता है वहाँ पर स्किन में। इसका मतलब क्या है कि कंप्लीट पेनिट्रेशन हुआ है नाइफ का या स्टैब का। कंप्लीट पेनिट्रेशन होता है, टाइप्स ऑफ वेपन पता लग जाता है उसके पैटर्न को देखकर, और डायरेक्शन ऑफ स्टैबिंग के बायलैटरल या यूनिलैटरल, अगर परपेंडिकुलर हुआ तो बायलैटरल और अगर ऑब्लिक हुआ तो यूनिलैटरल। एजिंग ऑफ द इंजरी पता लग जाती है, एजिंग कितना पुराना इंजरी है। अब एक टर्म आता है हाराकिरी या सेपुकू। हाराकिरी ये जापानीज सोल्जर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता था। यह ऑनररी सुसाइड परफॉर्म, मतलब कि अपने खुद से जो जापानीज सोल्जर्स थे, जब उन्हें लगता था कि अगर हम दुश्मन की कैद में आने वाले हैं तो वो अपने आप को मार देते थे। ये एक तरह का ऑनररी सुसाइड था परफॉर्म बाय एंशियंट जापानीज सोल्जर। इसका मेथड क्या होता है कि लॉन्ग वाउंड होता है और उसमें उसको स्टैब जो है मतलब चाकू भोगते हैं द लेफ्ट इलियक फोसा में। देखो लॉन्ग वाउंड होता है और स्टैब भोगते हैं लेफ्ट इलियक फोसा में, और कट होता है एट द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम टिल द राइट इलियक फोसा, ठीक है। लॉन्ग वाउंड होता है यहाँ पर, मतलब लेफ्ट इलियक फोसा से, ये लेफ्ट इलियक फोसा से इधर लेफ्ट इलियक फोसा से कहाँ तक जाते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम टिल द राइट ऐसे इलियक फोसा, इस तरह से मतलब डायगनली जाते हैं। लॉन्ग वाउंड होता है यहाँ पर। बिग एल शेप का लीजन होता है, एल शेप का इस तरह, इधर लेफ्ट इलियक फोसा से शुरू करते हैं, फिर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, फिर राइट इलियक फोसा, मतलब बिग एल शेप का लीजन होता है यहाँ पर। और इसका जो कॉज ऑफ डेथ है वो क्या होता है, ड्यू टू ई विसरेशन, सर्कुलेटरी कोलैप्स, हाइपोटेंशन हो जाता है और इंस्टेंट डेथ। मतलब ई विसरेशन हुआ, फिर सर्कुलेटरी कोलैप्स हुआ, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइपोटेंशन, फिर इंस्टेंट डेथ हो जाती है। तो ये हो गया हाराकिरी या सेपुको। जापानीज सोल्जर जो है एंशियंट में परफॉर्म करते थे ऑनररी सुसाइड को। इसमें एक लॉन्ग वाउंड बनाते हैं जो कि लेफ्ट इलियक फोसा से स्टार्ट होता है, अगला एब्डोमिनल वॉल को कट करके, और कहाँ तक जाता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम से फिर राइट इलियक फोसा। एक लॉन्ग एल शेप का वाउंड बनता है यहाँ पर। और इसका जो कॉज ऑफ डेथ क्या है कि ई विसरेशन हुआ, मतलब ब्लड वेसल रप्चर कर गए, विसरल ब्लड बाहर आ गया, और सर्कुलेटरी कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हुआ और क्या हो गई, डेथ हो गई। तो ये हो गया हाराकिरी या सेपुको। अब आगे बात करते हैं चॉप वाउंड। चॉप वाउंड में क्या होता है, प्रोड्यूस्ड बाय हैवी शार्प वेपन। हैवी शार्प वेपन जैसे कि एक्स हो गया, चॉपर हो गया, अगर वाउंड होता है इसको बोलते हैं चॉप वाउंड। और यहाँ पर जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो शार्पनेस की वजह से भी हो सकता है और ब्लंट एंड की वजह से भी होता है। शार्प अगर होगा तो मतलब ड्यू टू शार्प ब्लेड, और ब्लंट अगर फोर्स होगा तो ड्यू टू वेट ऑफ द वेपन, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे ये है एक्स का ये शार्प एंड है, टो एंड या हील एंड है, ठीक है। तो जब इसको हम सर पे मारते हैं तो यहाँ पर चॉप वाउंड बन जाता है, हेड पे स्कल पे चॉप वाउंड बन जाता है ड्यू टू हैवी शार्प वेपन। अब इसको एग्जामिनेशन करते हैं तो ये चॉप वाउंड है, और इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स ये देखने को मिल रही है, ये सुपरफिशियल पार्ट है, ये डीप है, ठीक है। सुपरफिशियल में क्या, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल वाला किस वजह से होता है, ड्यू टू टो ऑफ द वेपन, मतलब टो जहाँ पे पड़ेगा वो सुपरफिशियल एंड होगा, और जो मतलब हील एंड है जो जहाँ पे पड़ेगा वो डीप एंड होगा ड्यू टू हील। और इससे जो चॉप वाउंड है इसके एडजेस्टेंट में मतलब सराउंडेड में एडजेसेंट ब्रूजिंग देखने को मिलेगी, मतलब रेडनेस देखने को मिलेगी। ये देखो यहाँ पर ये जो ब्रूजिंग देखने को मिल रही है किनारे किनारे, ये वाउंड हो गया, उसके किनारे किनारे जो है ब्रूजिंग देखने को मिल रही है, ठीक है। और इसकी मार्जिन अगर बात करें तो यहाँ पर रेगुलर मार्जिन होगी और डीप गैपिंग वाउंड होगा यहाँ पर। और इसके अगर फ्लोर की बात करें, फ्लोर यहाँ पर क्रशिंग प्लस फ्रैक्चरिंग ऑफ द बोन क्रश हो जाती है और फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक है। अब इसके अगर मेडिको लीगली इंपॉर्टेंस की बात करें तो जो चॉप वाउंड्स हैं
वो यूजुअली कैसे होते हैं, होमिसाइडल होते हैं, मतलब कोई अदर आदमी मारता है, मतलब वार करता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं डिफेंस इंजरीज़ की। डिफेंस इंजरीज़ क्या होती हैं? तो डिफेंस इंजरी होती है ड्यू टू डिफेंसिव रिएक्शन ऑफ द विक्टिम ऑफ द इंजरी। मतलब कोई विक्टिम अगर अपने आप को डिफेंस कर रहा है, मतलब बचा रहा है इंजरी होने से, और उसकी वजह से जो इंजरी हो जाती है उसको बोलते हैं डिफेंसिव इंजरी। मतलब अपने बचाव में अगर इंजरी हो जाती है तो उसको बोलते हैं डिफेंसिव इंजरी। अब ये दो टाइप की हो सकती है, एक होती है एक्टिव डिफेंस इंजरी और एक होती है पैसिव डिफेंस इंजरी। एक होती है एक्टिव डिफेंस इंजरी और दूसरी होती है पैसिव डिफेंस इंजरी। जो एक्टिव वाली है वो किस वजह से होती है? ड्यू टू ग्रैस्पिंग द वीपन, मतलब वेपन को पकड़ने के चक्कर में उससे जो इंजरी होती है उसको बोलते हैं एक्टिव। जैसे अगर तलवार है तो तलवार को हम पकड़ने के चक्कर में, ग्रैस्प करने के चक्कर में उससे हमारे डिफेंसिव इंजरी होगी। और दूसरा है पैसिव वाला, ये कब होती है? जब प्रोटेक्टिंग करते समय, अपने आप को, खुद को प्रोटेक्ट करते समय, अगर कोई हमारे ऊपर वार कर रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अगर कोई डिफेंसिव इंजरी हो जाती है तो उसको बोलते हैं पैसिव डिफेंसिव इंजरी। अब इसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होता है? इट इज़ सजेस्टिव फॉर होमिसाइडल, होमिसाइडल होता है। एब्सेंट इफ़ द विक्टिम वॉज अटैक्ड फ्रॉम बिहाइंड, या फिर वाइल स्लीपिंग या अनकॉन्शियस स्टेट। जब कोई पर्सन अपने आप को डिफेंस कब कर पाएगा? जब वो कॉन्शियस स्टेट में होगा। लेकिन अगर कोई पीछे से वार कर रहा है या फिर सोते हुए वार कर रहा है या फिर अनकॉन्शियस स्टेट में वार, जैसे कोमा वगैरह में वार कर दिया, तब उस टाइम पर हम डिफेंसिव इंजरी नहीं परफॉर्म कर पाते, अपने खुद का डिफेंस नहीं कर पाते। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं एक्टिव की। जैसे फर्स्ट वेब स्पेस में अगर चोट लग जाए, जैसे चाकू हमने हैंडल किया था, ग्रैस्प करते समय अगर गलती से चाकू लग जाए तो वो डिफेंसिव इंजरी होता है। और दूसरा क्या है डिफेंसिव में? अल्नर मार्जिन ऑफ फोर आर्म, मतलब कोई चाकू मारने आया, हमने कोहनी लगा दी तो उसके अल्नर मार्जिन पे हमारा कट लग जाता है या इंजरी हो जाती है, उसको बोलते हैं पैसिव इंजरी। और पाम और फिंगर्स में अगर लग जाए तो एक्टिव इंजरी, मतलब होल्ड करते समय, ग्रैस्प करते समय। ठीक है, तो ये है डिफेंसिव इंजरी। ये एक तरह की क्या है? होमिसाइडल बाउंड होता है। ठीक है, अगर कोई पीछे से वार कर रहा है या स्लीपिंग, सोते हुए वार कर रहा है या फिर अनकॉन्शियस स्टेट में वार कर रहा है, तब उस टाइम पर हम डिफेंस इंजरी परफॉर्म नहीं कर पाते, डिफेंस नहीं कर पाते, तो इसलिए उस टाइम पर डिफेंस इंजरी भी नहीं बनती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।